हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में विद्या संबल योजना संचालित हो रही है उसके बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले लगभग 4 से 5 दिन पहले मैंने गेस्ट फैकल्टी रिक्वायरमेंट के लिए एक वीडियो डाला था जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों में आवासीय विद्यालय तथा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए जो आवेदन आए थे उनके बारे में मैंने बात की थी। तो दोस्तों, उसी के साथ में कई जो मेरे साथी भाई बहन हैं उनकी एक क्वेरी आई थी कि सर राजस्थान में विद्या संबल योजना क्या है, इसकी हमें संपूर्ण जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए होने वाला है जो राजस्थान विद्या संबल योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक बार इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस योजना के उद्देश्य को लेकर बात करें तो ये जो योजना है, ये योजना इसलिए लाई गई थी ताकि शिक्षण संस्थाओं में राज्य के विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी के कारण पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता, उस कमी को दूर करने के लिए सरकारी विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए ये विद्या संबल योजना लाई गई थी। जिससे क्या होता है कि राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होती है और समय पर पाठ्यक्रम होता है, जिससे रिजल्ट सुधरता है। गवर्नमेंट जो स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधरता है। रिजल्ट खराब रहने का ये एक रीज़न होता है कि वहाँ पर उनको टीचर नहीं मिल पाते। जब ये गेस्ट फैकल्टी वाली जो विद्या संबल योजना आई है उसके बाद में क्या होगा कि टीचर शिक्षकों की कमी वो दूर हो जाएगी। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता, तो राजस्थान के अंदर बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या में भी क्या आती, कमी आती। इस वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने ये योजना लाई थी। लेकिन हाल फिलहाल ये योजना अभी ठंडे बस्ते में ही है। अभी जब भी ये भर्ती होगी तो ये भर्ती कई सारे पदों पर होगी, जैसे वरिष्ठ अध्यापक हैं, व्याख्याता हैं, टीचर हैं, लेवल 1 हैं, लेवल 2 हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं। इन सब पदों के लिए ये भर्ती होगी। इसका फुल नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया था काफ़ी पहले ही। उसमें सारी डिटेल्स हैं और हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो दो दो प्रकार के नंबर पे होगा। एक तो आपके शैक्षणिक और एक प्रशैक्षणिक। शैक्षणिक के अंदर जैसे आपने 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएशन के नंबर के आधार पर इनका वेटेज लगभग 75% होगा और 25% वेटेज आपके बीएड की मार्कशीट का होगा, अगर आप लेवल 2 से या वरिष्ठ अध्यापक हैं तो। और अगर आप लेवल 1 से हैं तो आपके 25% जो बीएसटीसी के मार्क्स के आधार पर होगा। इस तरह से फर्स्ट ग्रेड का भी वैसे ही होगा, पीजी के मार्क्स देखे जाएंगे और ग्रेजुएशन के, बीएड के, ये सब जो नंबर हैं इनको टोटल करके फिर बाद में फाइनल नंबर निकाले जाएंगे। अब इसमें आयु सीमा, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हैं तो वो अधिकतम 65 वर्ष तक की उसकी आयु होनी चाहिए और निजी अभ्यर्थियों आवेदनकर्ता के लिए लगभग 40 वर्ष तक ये आयु कम से कम अधिक से अधिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि गेस्ट फैकल्टी संविदा शिक्षक लगने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और हमारे पास में कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसमें पदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। अगर आप व्याख्याता जीव विज्ञान बनना चाहते हैं तो आपको जो पीजी हैं वो यानी अर्थात एमएससी आपके जीव विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। बायोलॉजी के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, इसमें से किसी में भी हो सकती है और बीएड इसमें अनिवार्य है। इसमें इंग्लिश मीडियम का विद्या संबल में रोल नहीं है। ये अंग्रेजी माध्यम के लिए बच्चों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना आवश्यक है। उसके बाद में देखिए व्याख्याता भौतिक, रसायन और गणित, इसमें भी आपके संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, बीएड अनिवार्य है। फिर वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा संस्कृत या कुछ भी हो सकती हैं। इसमें आपके वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय में स्नातक होनी चाहिए और बीएड अनिवार्य है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए भी आपके बीएससी के अंदर सीबीजेड या पीसीएम कुछ भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए पीसीएम और जीव विज्ञान के लिए सीबीजेड, बीएड है वो अनिवार्य है। और वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है इनमें से होना चाहिए, और बीएड है वो साथ में अनिवार्य है। उसके बाद में लेवल 2 अंग्रेजी और गणित के लिए क्या योग्यता है, इसमें 50% अंकों के साथ में आपका जो वैकल्पिक विषय हैं वो उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद में इसमें क्या होगा कि रीड लेवल 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान में इसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन कर दी गई है। अध्यापक लेवल 1 के लिए 50% अंकों के साथ में 12th पास होनी चाहिए, और डीएलएड होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम रीट के अंदर प्राप्तांक होने चाहिए L1 में। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला था आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, शिक्षक एवं प्रशिक्षण दस्तावेज, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका मूल निवास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर इत्यादि आपके पास में होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसकी सैलरी कितनी रहेगी, कितनी पेमेंट हमको मिलेगी, हमारे अकाउंट में कितनी आएगी, उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा आकर्षक वेतन देखने को मिलेगा। अगर आप 3rd ग्रेड टीचर के रूप में वहाँ पर लगते हैं क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए, तो आपको प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये दिए जाएंगे, अधिकतम आपको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। और आप अगर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर लगते हैं तो आपको प्रति घंटे 350 के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर लगते हैं तो आपको प्रति घंटे 400 के हिसाब से एक मंथ के 30,000 रुपये अधिकतम दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर आप अनुदेशक लगते हैं तो आपको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अधिकतम 21,000 रुपये मंथली दिए जाएंगे। अगर आप प्रयोगशाला सहायक लगते हैं तो आपको प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से अधिकतम 21,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की, अगर आप किसी कॉलेज के अंदर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी मैं आपको यहाँ पे स्किल बता देता हूँ। अगर आपके पास में नेट सेट या कोई भी पीएचडी ऐसा कोई डिग्री है तो आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा वेतन देखने को, आप अगर सहायक आचार्य बन के जाते हैं तो प्रति घंटा आपको 800 रुपये के हिसाब से अधिकतम 45,000 रुपये वहाँ पर मंथ मिलेगी। सह आचार्य के रूप में जाते हो तो आपको प्रति घंटे 1,000 रुपये के हिसाब से अधिकतम 52,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप प्रोफेसर आचार्य बन के जाते हैं तो आपको प्रति घंटा 1,200 रुपये के हिसाब से अधिकतम 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। दोस्तों इसमें आपका किसी प्रकार का डिडक्शन, किसी प्रकार का कट नहीं होगा, ये जो सीधी सैलरी है आपके अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हैं, कौन सिलेक्शन करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें 2 तरीके से हो सकता है सिलेक्शन आपका। जैसे एक तो संस्था प्रधान अपने स्तर पर ही रिक्त पदों की सूचना निकाल दें और फिर स्कूल में ही पैनल बनाकर गेस्ट फैकल्टी की भर्ती कर सकता है। दूसरा है कि जिले लेवल पर जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जा सकता है, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा और कमेटी द्वारा भी गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जा सकता है। दोस्तों ये जो प्रोसेस है जिला कलेक्टर द्वारा, ये आमतौर पर जो सेंटर के जितने भी स्कूल्स होते हैं, जैसे माडा के स्कूल्स हैं, जनजातीय जो विद्यालय होते हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, EMRS हैं, इसमें दोस्तों जिला कलेक्टर द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है। वो कमेटी फिर जो है इन विद्यालयों के अंदर टीचर्स को जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयन करते हैं। इसकी दोस्तों देखो ऐसे हैं कि किसी विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं, इसकी जो सूचना है वो सार्वजनिक तौर पर तैयार करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती हैं, कलेक्टर ऑफिस में भेजी जाती हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि वहाँ उस विद्यालय में इतनी पोस्टें खाली हैं। इस तरह से दोस्तों जो अभ्यर्थी इसमें योग्यता रखते हैं उनके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
इसके पश्चात वरीयता सूची निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है और इसी सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाता है। गेस्ट फैकल्टी जो हैं वो स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही लिए जा सकते हैं और इसमें गेस्ट फैकल्टी के कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी तथा संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। सभी पद भर जाने के पश्चात गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपके पद के विरुद्ध अगर परमानेंट टीचर वहां आ जाता है तो आपको उस पद से मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह से इसका ये प्रोसेस रहता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। तो इस तरह आज हमने विद्या संबल राजस्थान विद्या संबल योजना के बारे में लगभग सारी बात कर ली है। और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं। मैं यथासंभव आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।